रायपुर जैसे बड़े शहर के एक छोटे से कस्बे में बंसी अपनी पत्नी ममता और बेटे राहुल के साथ अपनी झुग्गी में रहता था। बंसी घर चलाने के लिए जलेबियां बनाकर बेचता था, लेकिन इस काम में उतनी कमाई नहीं थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। फिर एक सुबह, अरे ममता, उठ जाओ, 4 बज गए। हाँ जी, बस उठ रही हूँ, बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। उठ तो रही हूँ, क्यों भगत सिंह बने जा रहे हो? मेरे हाथ की चाय पिए बगैर तो आप बिस्तर से भी नहीं उठते और कहते हैं कि सारी तैयारी खुद ही कर लेंगे। ममता और बंसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बंसी दिन भर मेहनत करता और ममता घर और अपने बेटे राहुल को संभालती। इनकी छोटी सी झुग्गी में भले ही जगह कम थी, लेकिन इन दोनों का दिल बहुत बड़ा था। एक वक्त था जब बंसी के पिता हरिलाल की बस स्टैंड पर अपनी बड़ी दुकान हुआ करती थी। हरिलाल उसूलों के बड़े पक्के थे। चाहे जलेबी 5 से 10 रुपए महंगी बेचनी पड़े, लेकिन वो कभी भी माल की क्वालिटी से समझौता नहीं करते थे। जबकि इलाके के दूसरे हलवाई खराब और सस्ते सामान से जलेबी बनाकर सस्ते दाम पर ग्राहकों को बेच दिया करते थे, और ऐसा करते हुए वो सब के सब अमीर होते गए, जबकि हरिलाल का काम चौपट होता गया। पहले दुकान गई, फिर एक दिन हरिलाल खुद ही चले गए। बंसी ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा सुनो ममता, देखो मैंने सारा सामान रख लिया है, प्लेटें, चूल्हा, तेल, कपड़ा, पानी, कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे बंसी महाराज, जलेबी क्या हथेली पर बनाओगे? ओ अच्छा, कढ़ाई तो भूल ही गया। सच में ममता, अगर तुम ना होती तो ये ठेला भी बिक जाता मेरा। जब ममता की शादी बंसी से हुई थी, तब उनके पिता हरिलाल ईमानदारी से अपनी दुकान बचाने में लगे थे। हरिलाल के कई दोस्तों ने उन्हें समझाया कि वो भी बाकी जलेबी वालों की तरह जलेबियों के दाम कुछ कम कर लें, लेकिन हरिलाल हमेशा यही कहते थे कि उन्हें अपने कारीगरों को पैसा देना होता है, और कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जलेबी में कभी कोई मिलावट नहीं करेंगे। हरिलाल की यही ईमानदारी उन पर भारी पड़ गई। हरिलाल सभी की सेहत का ख्याल करते रह गए और लोग उन्हें लालची और बेईमान समझते रहे। घर चलाने के लिए दुकान बेचनी पड़ी और वो बंसी के लिए छोड़ गए एक ठेला और जलेबी बनाने का हुनर। अरे शंभू, कैसे हो भाई? बस भैया, राम राम। राम राम। पता है आज क्या हुआ? मैंने ठेले पर सारा सामान रखा और कढ़ाई रखना ही भूल गया। अच्छा, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया क्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो तो तुम्हारी भाभी ने याद दिला दिया, वरना जलेबी के हाथ पर बनाते। हाँ, तुम्हारी भाभी भी यही कहने लगी। शंभू और बंसी बचपन से दोस्त थे। दोनों अपने ठेले आसपास ही लगाते थे। बंसी जलेबी बेचता था और शंभू आलू के पराठे। दोनों दोस्तों में खूब पड़ती थी। बंसी की ही तरह शंभू का भी एक बेटा था जिसे बंसी बहुत प्यार करता था। हर रोज स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी से मिलकर ही घर जाता था और बंसी उसे बड़े ही प्यार से जलेबियां खिलाता था। दूसरी तरफ शंभू भी ममता और राहुल के लिए बढ़िया आलू के पराठे भिजवा देता था। फिर एक दिन, अरे भाई शंभू, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं भाई, ऊपर वाले का खेल देख रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। सामने वो शोरूम देख रहे हो? अरे यार, फिर से वही बात। कितनी बार कहा है, इस तरफ ध्यान मत दिया करो भाई। नहीं भाई, इतनी भी कोशिश करूं नजरें चली ही जाती हैं उसकी तरफ। जब भी उस शोरूम को देखता हूँ बस पुराने दिन याद आ जाते हैं। यहाँ कभी तुम्हारे पिताजी की बड़ी दुकान हुआ करती थी। हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और मेरे पिताजी भी तो उनके पास ही मुंशी थे। सारा दिन हिसाब लगाते रहते थे और हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। लेकिन अब सब बदल गया भैया। कुछ नहीं बदला शंभू, हम तब भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं। हाँ, पहले हम लंगोटिया यार थे और अब फटी लंगोट वाले यार हैं। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगे कि तभी बंसी की दुकान पर एक ग्राहक आया। भैया, जलेबी क्या भाव दी? भाई साहब, 180 रुपए किलो। बिल्कुल ताजी, एकदम बढ़िया। भाई दूसरी दुकानों पर तो 150 रुपए किलो मिल रही है, तो फिर तुम इतनी महंगी क्यों दे रहे हो? भाई साहब, मैं अपनी जलेबियों को बनाने में एक एक चीज बढ़िया इस्तेमाल करता हूँ, मैदे से लेकर तेल तक। अब आप एक बार चक्कर तो देखो। लाओ जरा चखाओ फिर। स्वाद तो बढ़िया है पर महंगी बहुत है। एक काम करो, बस 20 रुपए की पैक कर दो। बंसी के साथ हमेशा यही होता था। बंसी भी अपने पिता की तरह उसूलों का पक्का था और उसका धंधा भी ऐसे ही मंदा। शंभू ने भी कई बार बंसी से कहा कि वो सस्ता तेल और मैदा इस्तेमाल कर ले बाकियों की तरह, लेकिन बंसी था तो हरिलाल का बेटा। फिर कुछ देर बाद, ताऊ जी। अरे रोहित, कैसा है मेरे जिगर के टुकड़े? मैं ठीक हूँ ताऊ जी। ताऊ जी जलेबी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये ले।
ताऊ जी आई लव यू। रोहित के लिए बंसी का प्यार देखकर शंभू की आंखें भर आती थी। वो भगवान से हमेशा यही दुआ करता था कि बंसी पहले की तरह संपन्न और सुखी हो जाए। फिर एक दिन जब रोज की तरह स्कूल से लौटते हुए रोहित बंसी के पास जलेबी खाने आया तो उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें काले रंग का खट्टा था। रोहित बेटा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ताऊ जी ये काला खट्टा है, खट्टा मीठा, एकदम ठंडा, बहुत मस्त है। आप भी खाकर देखो ना। नहीं नहीं, तुम ही खाओ भाई। अच्छा, जलेबी नहीं खाओगे आज? ताऊ जी पहले खट्टा खाऊंगा फिर आपकी जलेबी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास यहाँ बैठकर खाओ। जैसे ही बंसी ने रोहित को गोद में उठाया उसके हाथ से काले खट्टे का ग्लास जलेबी बनाने के घोल में गिर गया। हल्का गुलाबी मैदा फौरन काला हो गया। तभी शंभू चीखा, अरे बंसी भैया संभाल के। ओफो, ये क्या हो गया? सॉरी ताऊ जी, वो गलती से गिर गया मुझसे। इधर आ तू, इधर आ, अभी बताता हूँ तुझे। जाने दो शंभू, क्या कर रहे हो? बच्चा है, कोई बात नहीं। रोहित तुम घर जाओ। लेकिन भैया ये तो सारा का सारा घोल ही खराब हो गया। तो क्या हो गया बंसी? तुम तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे सारे लोग मेरे ही ठेले पर टूट पड़ने वाले हैं। पर भैया नुकसान तो हो गया ना। ताऊ जी मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आओ तुम मेरे पास बैठो। बंसी ने रोहित को तो माफ कर दिया, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो पूरे घोल को फेंकने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रोहित ने उससे कहा, ताऊ जी एक बात बोलूं? चुप रह तू, वरना अभी यही मार खाएगा। शंभू तुम चुप रहो। हाँ रोहित बोलो बेटा। ताऊ जी अगर आप इसी घोल से जलेबी बनाओगे तो मस्त काले रंग की खट्टी मीठी जलेबी बनेगी। मुझे लगता है उनका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। रोहित की बात सुनकर शंभू को गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए बोला, ओए तू भाग यहाँ से, वरना अभी मार मार कर तेरा पराठा बना दूंगा। रोहित मार के डर से वहाँ से भाग गया, लेकिन बंसी अब भी रोहित की कही बात के बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे हो भैया? वैसे रोहित ने अच्छा आइडिया दिया है, ऐसा करके देखें क्या? ओहो भैया, आप भी कहाँ उस बुद्धू की बातों में आ रहे हैं? जलेबियां भी कभी काली होती हैं क्या? इस घोल को वैसे भी फेंकना ही है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ही ली जाए। इतना कहकर बंसी ने उसी काले घोल से जलेबियां बनाई। जब जलेबियां बन गईं तो वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, क्योंकि उनका रंग काला था। बंसी ने एक प्लेट में वो जलेबियां रखकर शंभू को दी और कहा, अब लो भाई, जरा चक्कर तो बताओ। भैया आइडिया तो सही दे गया लड़का, सच में कमाल हो गया। क्या मजेदार जलेबी बनी है, पहले खट्टा खट्टा और फिर पूरा मुंह मीठा हो गया। लो ना, तुम भी खा के देखो। शंभू के कहने पर बंसी ने जलेबी चखी और उसकी आंख में आंसू आ गए। वाकई उन काली जलेबियों का स्वाद बहुत अलग और बढ़िया था। तभी एक ग्राहक बंसी के ठेले पर आया। अरे ये जलेबी जल गई है क्या? जली नहीं है भैया, जलेबी स्पेशल है, काली जलेबी रायपुर वाली। अच्छा तो लाओ चखाओ तो जरा। ये लीजिए। अरे बाप रे, गर्दा उड़ा दिए रे दद्दा, कसम से ऐसी अनोखी जलेबी पहले कभी नहीं खाई। क्या हिसाब दी वैसे? 180 रुपए किलो। अच्छा तो भैया जितनी बना सको उतनी बना कर दे दो। घर पर दिल्ली से मेहमान आए हैं, रायपुर की स्पेशल काली जलेबी खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। ग्राहक की बात सुनकर शंभू और बंसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर ढेर सारी जलेबियां बनाई। धीरे धीरे बंसी की ये अनोखी काली जलेबियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं और मिठाई के तौर पर लोगों की पहली पसंद भी बन गई। लेकिन फिर भी बंसी ने अपनी जलेबियों के दाम नहीं बढ़ाए, क्योंकि भले ही अब उसका धंधा बढ़िया चल रहा था, लेकिन था तो वो अब भी अपने उसूलों का पक्का ही। पिंकी जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं चोटी बना लूं फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, खुद से चोटी बनाएगी? बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। शंकरगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी बेटी पिंकी एक कच्चे मकान में रहते थे। सुनीता के पति रमाशंकर ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में रमाशंकर की जान चली गई। अब सुनीता पर पिंकी को पालने की जिम्मेदारी थी। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर पिंकी को तैयार करती। पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। सुनीता की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। पिंकी तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी चोटी बनाई है तूने।
नहीं माँ, तुम्हारे जैसी चोटी तो कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे कढ़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए कढ़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल कढ़ी चावल बनने वाले हैं तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी तो कल ज्यादा कढ़ी चावल खा पाऊंगी ना। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। शंकरगढ़ से थोड़ी ही दूर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। इस चौक का नाम वहाँ आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। सुनीता रोज सुबह वहाँ पहुँच जाती और वहाँ उसे हर रोज कोई न कोई काम मिल ही जाता था। सुनीता की कोशिश रहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल पिंकी के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली डिब्बा अपने साथ ले आई। पिंकी को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है। भूखे पेट सुनीता हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, ये सोचकर कि पता नहीं किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। सुनीता, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुनना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की कढ़ी चावल खाकर देखें क्या? नहीं रज्जू, कमाई कुछ नहीं हुई है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने के देगा कढ़ी चावल। चल ना, मुझे पता है तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे, अब तो ठीक है? अच्छा ठीक है। रज्जू सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी सुनीता जैसी ही थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थी। रज्जू बहुत बातूनी थी और सुनीता बहुत शांत। दोनों लाला की दुकान पहुंची तो रज्जू ने वहाँ काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, कढ़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है 100 रुपए की। हैं? अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए की कढ़ी चावल? कढ़ी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चल न रज्जू, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या एरा गहरा समझा है क्या? जा, एक हाफ प्लेट ले आ। हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब? हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 ही दे देना, वैसे है तो 60 की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में कढ़ी चावल ले आया जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जू ने उस पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर सुनीता उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जू ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, थू, इसे कढ़ी चावल कहते हैं? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। तू ही खा, इतनी बकवास कढ़ी तो मैं कभी ना खाऊं। कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। तेरी जूती अपने आप चलती है क्या? मेरा मजाक मत बना, वरना इसी केसर वाली आलिशान कढ़ी से तेरा मुंह रंग दूंगी। जितनी महंगी कढ़ी थी उसका स्वाद उतना ही बुरा था। सुनीता ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रज्जू ने तो उस कढ़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने कढ़ी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी, क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी, तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौट। अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? सुनीता, ये ले 50 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना ढेर सारा। दही मेरा और बेसन तेरा। बस बहन, तू मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, अब ये ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कढ़ी चावल बनाने ही वाली थी। पिंकी का भी बड़ा मन है कढ़ी खाने का। अगले दिन सुनीता ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि पिंकी और रज्जू दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। पिंकी ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो सुनीता से बोली, अरे माँ, क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी क्या? सच में, क्या कढ़ी बनाई है माँ? तुम तो बस ढाबा खोल लो जल्दी से। पिंकी उंगलियां चाट चाट कर कढ़ी खाती रही और सुनीता उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन पिंकी कढ़ी चावल ही टिफिन में लेकर गई और सुनीता ने भी रज्जू के लिए एक बड़े डिब्बे में कढ़ी चावल रख लिए।
जब वो चौराहे पर पहुंची तो रज्जू पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। सुनीता के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ले आई? हाँ, तेरे ही लिए है, ले अब खाकर बता कैसी बनी है। रज्जू ने बिजली की फुर्ती से सुनीता के हाथ से डिब्बा लेकर खोल डाला और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो सुनीता उसकी तरफ सवालिया आंखों से देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया तूने इसमें? लाला की कढ़ी से 1000 गुना बढ़िया बनाई है तूने। सच इतनी पसंद आई तुझे? अरे पूछ मत, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुक जरा। इतना कहकर रज्जू ने खाने का डिब्बा वहां खड़े बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ा दिया और सबको कढ़ी चखाकर उनसे बोली, सब के सब पूरी ईमानदारी से बताओ, मेरी बहन ने कैसे कढ़ी चावल बनाए हैं? सभी लोगों ने कढ़ी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी मजदूर सुनीता से बोली, सुनीता बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो। अरे नहीं मौसी, अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल ले बेटी, कम से कम भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ी मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एकटक सुनीता को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। तभी रज्जो तपाक से बोली, हाँ हाँ सुनीता, तू ढाबा खोल, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहीं पर और फिर लाला को बताएंगे। लेकिन क्या? तू 100 रुपए की प्लेट मत देना। हाँ। रज्जू की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वो सब सुनीता का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियों और पन्नी का जुगाड़ किया गया। कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज। पैसे इकट्ठे करके 2 भगोने लिए गए और 3 दिनों में ही सुनीता का ढाबा खुल गया। बेसन और चावल के लिए रज्जू और सुनीता दोनों ने पैसे मिलाए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता ने कढ़ी चावल बना दिए, वो भी मजदूरों के वहां आने से पहले। पिंकी और रज्जू ने भी उसकी पूरी मदद की। सबने कढ़ी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बोहनी के तौर पर उसे 1-1 रुपया दिया। फिर अपनी उंगलियां चाटते हुए रज्जू सबसे बोली, आज तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। सुनीता, इतने बढ़िया कढ़ी चावल की प्लेट कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए में। 30 की हाफ प्लेट? नहीं, भरपेट। सुनीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने सुनीता और पिंकी की जिंदगी बदल दी और मजदूरों को भी पेट भर खाने का एक सहारा मिल गया।